हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लर्निंग ओवरलैंड में मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं हूँ वर्षा और अभी तक हमने पढ़ा है सेल के बारे में। सेल का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा हमने, ओके, माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ा, साइज के बेसिस पर कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया हमने, है ना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, यूकैरियोटिक सेल में होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब जो ऑर्गेनेलीज बची है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अलावा, जो ऑर्गेनेलीज बची है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री देख लेते हैं पहले माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे माइटोकॉन्ड्रिया के इन्वेंशन में, डिस्कवरी में। ठीक है, सबसे पहले बेटा कॉलिकर ने बोला माइटोकॉन्ड्रिया एज अ साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल। कॉलिकर ने क्या कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल है जो सब जहाँ पाए जाते हैं स्ट्रिप्ड मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया उसने कॉलिकर ने बोला था। ठीक है, और आल्टमैन ने बोला था कि आल्टमैन ने इस ऑर्गेनेली को बोला था बायोब्लास्ट। आल्टमैन ने क्या इस ऑर्गेनेली को कहा था बायोब्लास्ट। हिस्टोरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, तो हम इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओलंपियाड में भी पूछे जाते हैं हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, तो हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी ऑर्गेनेली को क्या क्या बताया गया है। ये फ्लेमिंग और अल्टमैन, इनको डिस्कवरी का क्रेडिट दिया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट अल्टमैन को और फ्लेमिंग को दिया गया था। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड दिया था बेंदा ने। बेंदा ने माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड दिया था। उससे पहले बायोब्लास्ट कहा जाता था माइटोकॉन्ड्रिया को, उससे पहले साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स कहा गया था। और मीव्स ने इसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट में ऑब्जर्व किया था। मीव्स ने इसे प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो पहले ऑब्जर्व हुआ नहीं होगा, तो मीव्स ने इसे सबसे पहले 1904 में प्लांट में, निम्फिया के प्लांट में इसे ऑब्जर्व किया था। किन्सबर्ग और हॉगमैन ने इसको बोला था सेल रेस्पिरेशन से रिलेटेड। सेल रेस्पिरेशन ये वैसे के वैसे काम करते हैं जैसे प्रोकैरियोट्स में मीजोजोम्स काम करते हैं सेल रेस्पिरेशन में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो मीजोजोम रेस्पिरेशन का काम करते हैं वही माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है यूकैरियोटिक सेल में। तो किन्सबर्ग और हॉगबोम ने बोला था इसको सेल रेस्पिरेशन से रिलेट किया था। ठीक है, सिक्विट्स ने बोला इसको पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन करता है, इसलिए सिक्विट्स ने इसे नाम दिया था पावर हाउस ऑफ सेल। कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं ना, वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू सेल। जरूरी नहीं है कि सारे सेल्स में सेम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो, सब में अलग अलग नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में प्रेजेंट होते हैं जिसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ना। इसलिए जैसे कि स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल में उसको मूव करना पड़ता है, जब तक उसको मूव करना पड़ता है, मूव करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो जहाँ पे एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी वहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो 1000 to 1600 ये एक एवरेज निकाला गया है। 1000 to 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाए जाते हैं, पर सेल 1000 to 1600 माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वन माइटोकॉन्ड्रिया ये लर्न कर लेना आप लोग। वन माइक्रो एस्टेरियास और क्लोरेला फस्का, ये क्लोरेला फस्का एक एल्गी का नाम है, इसमें सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन अमीबा केओस नाम के अमीबा में अराउंड 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो सारे इकट्ठे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है एक सेल में, ठीक है, उसे बोलेंगे कॉन्ड्रियोम। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रियाज नहीं बोल के उसको प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे कॉन्ड्रियोम। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में ज्यादा होता है प्लांट सेल के कंपैरिजन में। मेटाबॉलिज्म में एटीपी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हायर
एनिमल्स एज कंपेयर टू प्लांट्स, ठीक है। और इन एनिमल्स मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन फ्लाइट मसल सेल ऑफ बर्ड्स। फ्लाइट मसल्स के सेल्स में, फ्लाइट मसल्स के सेल में, क्योंकि हमेशा फ्लाई करना होता है उनको, इसलिए फ्लाइट मसल्स में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स। अब इनके शेप कैसे होते हैं, एलिप्सोइडल हो सकते हैं, ये भी वेरी करते हैं, ज़्यादा वेरी नहीं करते हैं, थोड़े थोड़े ये भी वेरी करते हैं। हिस्ट्री तो पढ़ ली बेटा, अब व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, ये तो मैंने बताया नहीं आपको। अब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल में। ओके, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। यूकैरियोट्स में ऑर्गेनली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, सेल विद इन सेल, सेल विद इन अ सेल, क्योंकि ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है, एक प्रोकैरियोटिक सेल से। इवोल्यूशन हम लास्ट में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में आया कहाँ से, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ा था हमने, सब कुछ न्यूक्लियस पे डिपेंड था, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स उससे फॉर्म हुआ, फिर आगे वेसाइकल्स फॉर्म हुए, वैक्यूल्स फॉर्म हुए, लाइजोसोम्स फॉर्म हुए, लेकिन न्यूक्लियस से माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म नहीं हुआ है, ये इवॉल्व हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल से, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनली है, इसको ज़्यादा न्यूक्लियस पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने काम खुद कर लेता है, अपनी एनर्जी खुद बना लेता है, इसकी मशीनरी ऐसी होती है, हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे इसके बारे में। एटीपी जनरेशन में काम आता है। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी कहते हैं हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल को। जहां एटीपी आया समझ लो एनर्जी से रिलेटेड टर्म आ गई है, इसीलिए एटीपी जनरेट करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। जहां पे एनर्जी होगी वहीं पावर होगी, इसलिए कहेंगे पावर हाउस ऑफ सेल। इसे कहते हैं स्टोरेज बैटरीज। स्टोरेज बैटरी भी इसी यही है, यही मतलब है स्टोरेज बैटरी का भी, कि पावर हाउस ऑफ सेल है, पावर है, स्टोर करता है, स्टोरेज बैटरीज है, तभी पावर जनरेट होगी। ओके, सेल विद इन अ सेल, सेल ऑर्गेनली विद इन अ सेल। अब इसे बोलेंगे सेल के अंदर सेल, क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल विद इन अ सेल। ओके, और क्या कहेंगे इसको, दिस इज द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनली। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनली, सबसे बड़ी ऑर्गेनली कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल में सबसे बड़ी ऑर्गेनली है क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, स्टोरेज बैटरीज, cell within cell. This is the second largest organelle in the eukaryotic cell. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली से क्या मतलब है, ये अपने आप अपना प्रोटीन भी बनाता है, अपना मशीनरी खुद बनाता है, ठीक है, एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है, इसीलिए ये क्या करता है, जेनेटिक, इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो भी प्रेजेंट होता है जैसे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसका अपना खुद का काम होता है, ये अपने प्रोटीन्स भी खुद बनाता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। ये ज़्यादातर न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं होता है सेल के अंदर, बाकी सारी ऑर्गेनलीज न्यूक्लियस पे डिपेंड होती है, लेकिन ये न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं होता है, अपनी प्रोटीन सिंथेसिस ये खुद ही करता है। ओके, इसीलिए इसे कहा गया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली क्लोरोप्लास्ट को भी कहा गया है, क्योंकि ये इससे सिमिलर है, इसीलिए इसको हम एक साथ पढ़ रहे हैं, इकट्ठा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है। क्वेश्चंस पूछेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, हमेशा याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, स्टोरेज बैटरी, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। दो ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है पूरे सेल में, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। अब जानेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में ना, डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, नोट्स तो है ही। तो ये होती है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी के फॉर्म में होती है, मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी अभी, सारा कुछ समझाऊंगी मैं डायग्रामेटिकली। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं डायग्राम को समझने के लिए। तो ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये तो पिक्चर है, मैं आपको बना के बताऊंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया लगता कैसे, ताकि आपको इजीली सारा कुछ समझ में आ जाए।
तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा, ये है आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की। आउटर मेम्ब्रेन है, और ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज इनवेजिनेटेड, इनवेजिनेशंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका जो केमिकल नेचर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही होता है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, बस उसका कंटेंट थोड़ा अलग होता है, ठीक है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और दिस ग्रीन वन इज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ओके। इनके बीच में जो स्पेस है वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं इसको, और इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके। ये स्पेस हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ओके। इसके इसका जो इनवेजिनेशन है इनर मेम्ब्रेन का, उसे कहेंगे क्रिस्टी। क्या कहेंगे, क्रिस्टी। क्रिस्टी के अंदर देखेंगे हम लोग, क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं डोम शेप पार्टिकल्स, डोम शेप पार्टिकल्स जिन्हें कहते हैं ऑक्सीजोम्स। इन्हें ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं, इन्हें F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, इन्हें फर्नांडिस मोरिन पार्टिकल्स भी कहते हैं। ऑक्सीजोम्स, F1 F0 पार्टिकल्स, मोरिन पार्टिकल्स ना, फर्नांडिस मोरिन, क्योंकि फर्नांडिस और मोरिन ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसे फर्नांडिस मोरिन पार्टिकल्स भी कहा जाता है, ऑक्सीजोम्स भी कहा जाता है। क्रिस्टी पे प्रेजेंट होता है, इसकी स्ट्रक्चर को भी अपन इलेबोरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। अब आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें लिपिड का कंसंट्रेशन प्रोटीन से कम होता है, लिपिड इसमें प्रेजेंट होता है 40% और 60% इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लिपिड इसमें प्रेजेंट होगा 40% और बाकी का 60% इसमें प्रेजेंट होगा प्रोटीन, प्रोटीन 60%। इनर मेम्ब्रेन है, उसमें भी लिपिड का कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, उसमें 20% लिपिड होगा और 80% प्रोटीन प्रेजेंट होगा। इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा 20% लिपिड एंड 80% प्रोटीन, ओके। और ऑक्सीजोम होंगे, ऑक्सीजोम इज द साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस कहाँ होगी, इनर मेम्ब्रेन के अंदर। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एटीपी बाय द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन इज टर्म यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी के मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोसेस लगता है उसे कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। एटीपी बनेगा कहाँ, बनेगा ऑक्सीजोम्स में, ऑक्सीजोम्स के अंदर एटीपी बनेगा। कहाँ पे वो भी मैं आपको बताऊंगी, कहाँ पे कौन सी साइट होती है और कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो जब हम ऑक्सीजोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पार्ट है इसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। जो ग्राउंड पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का उसे कहेंगे मैट्रिक्स। यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए, डीएनए प्रेजेंट होगा इसके अंदर, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एक ही प्रेजेंट होता है, और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए कहाँ प्रेजेंट था, बैक्टीरिया के अंदर। सेम डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके। मैंने बोला था इसकी अपनी एक जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मशीनरी पूरी इसके पास अपनी ही होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा एक ही सर्कुलर डीएनए,
डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। साथ ही इसमें प्रेजेंट होंगे राइबोसोम्स। कैसे राइबोसोम्स? राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट थे, वही वाले राइबोसोम्स। कौन से प्रेजेंट थे? 70S राइबोसोम्स। 78 राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और साथ ही कुछ आरएनएस भी प्रेजेंट होंगे। आरएनएस भी प्रेजेंट होंगे। ओके, अब हम देखेंगे बेटा, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। दो कंपार्टमेंट में इनर एंड आउटर। ठीक है, इनर पार्ट जो होता है वो होता है मैट्रिक्स का, और आउटर पार्ट, दो कंपार्टमेंट जो होते हैं वो होते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और मैट्रिक्स को मिलाकर माइटोकॉन्ड्रिया टू पार्ट्स का बना होता है। ठीक है, ओके, मेरे कहने का मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंड अदर इज मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया को ये दोनों चीजें दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर क्या है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, ओके, और आरएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। मतलब राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। तो प्रोटीन का सिंथेसिस इसके अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। कहाँ होगा? मैट्रिक्स के अंदर होगा। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है, वो किस लिए है? सेल का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। सेल का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जो है इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स है, जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी। अब क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट होता है ऑक्सीसोम्स। ठीक है, हम इस पार्ट को नेक्स्ट स्लाइड में, इस पार्ट को हम जूम आउट करके देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है। ओके, अब बच्चों हम जूम करके देख रहे थे इंटरनल मेम्ब्रेन और एक्सटर्नल, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने देखा जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। ओके, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली है आउटर मेम्ब्रेन और ये वाली है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के ये जो पार्टमेंट बनाया है इन्हें कहते हैं पोरेंस। दीज आर नोन एज पोरेंस। पोरेंस की वजह से आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल देन इनर मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी शो करती है, जिस जो चाहे आ जाए अंदर। ओके, तो ये फुली परमिएबल होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोरेंस। पोरेंस प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी, इसीलिए रिजेम्बलेंस दिखाता है प्रोकैरियोटिक सेल के सेल जैसा। ओके, पोरेंस प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन बट नॉट इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर पोरेंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, हर किसी को अंदर नहीं आने देगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। Okay, so outer membrane contain porins, so it is permeable membrane, and inner membrane don't have porins, that is selectively permeable membrane. Okay, अब porins हो गई, हम इसको लेबल कर देते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, अब इनर मेम्ब्रेन की इनर पार्ट पे, अब बेटा देखो ये होता है आउटर मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस और आउटर मेम्ब्रेन का इनर सरफेस। ये होता है इनर मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस और इनर मेम्ब्रेन का इनर सरफेस। इनर मेम्ब्रेन, इनर सरफेस, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर सरफेस। ओके, दो सरफेसेस प्रेजेंट होती है, दोनों डबल लेयर्ड होती है, इसीलिए दो सरफेसेस प्रेजेंट होती है। तो हमें ध्यान से सुनना है, इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं
इनर मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स dome-shaped structure oxysomes are also known as elementary particles, F0, F1 particles, Fernandez-Morin particles. इनके बहुत सारे नाम है, ओके तो कंफ्यूज नहीं होता है। ऑक्सीजोम्स, F1, F0 particles और फर्नांडिस-मोरिन particles और एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ही लेबल करूंगी, बाकी आप नोट कर लीजिएगा। ऑक्सीजोम्स, ऑक्सीजोम्स इज द साइट। अब ऑक्सीजोम को भी हम इसको भी एक जूम करके देखेंगे। अच्छा, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्रिस्टी कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एज कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन एंजाइम प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर। ओके, अब ऑक्सीजोम बनाएंगे हम। एक ऑक्सीजोम हमने बना के देखा है, ठीक है, इसके पार्ट्स हम समझेंगे। ऑक्सीजोम में इसे हम कहेंगे बेस, ये है बेस, ये है हेड। दिस इज योर हेड पार्ट, ठीक है। हेड पार्ट को हम बोलेंगे F1, हेड पार्ट को कहेंगे F1 और बेस को कहेंगे हम F0। F0 इज बेस एंड F1 इज हेड। इसके बीच में जो लाइन है इसे कहेंगे हम स्टॉक। द कनेक्टिंग स्ट्रक्चर बिटवीन हेड and base is known as stalk. The connecting structure in oxysomes between head and base is known as stalk. अब जो हेड पार्ट होता है ऑक्सीजोम्स का जो हेड पार्ट होता है उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज। अब देखो बच्चों क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टी प्रेजेंट है, क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीजोम प्रेजेंट है, ऑक्सीजोम के अंदर भी ऑक्सीजोम का जो हेड पार्ट है उसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट है एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज क्या करेगा, एटीपी का सिंथेसिस करेगा, सिंथेसाइज करेगा एटीपी को। कैसे, एडीपी को लेके, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को लेकर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ इसका रिएक्शन करवाएगा और इस एंजाइम की प्रेजेंस में एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। व्हाट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट? दिस इज द एनर्जी करेंसी। इस तरह से क्या होगा, एडीपी का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में ऐसी एटीपी सिंथेटेज की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होके क्या होगा, ये एटीपी बनाएगा। इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये होता है एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस का दूसरा नाम है फॉस्फोराइलेशन। ओके, अब ये ऑक्सीडेशन से रिडक्शन से होता है, इसीलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, आउटर मेम्ब्रेन में या इनर मेम्ब्रेन में? तो कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन पे भी कहाँ होता है, पर्टिकुलर इनर मेम्ब्रेन पे जो ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं, F1, F0 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके हेड रीजन के अंदर, हेड रीजन में, दैट हेड रीजन इज प्रेजेंट ATP synthetase enzyme which is responsible for the formation of ATP। वहां पे बनते हैं ATP। तो रिएक्शन देख लें अपन। ये रिएक्शन होती है यहाँ पे, ADP प्लस inorganic phosphate gives ATP in the presence of ATP synthetase। ATP सिंथेटेज की प्रेजेंस में इसके अंदर ATP बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं
ऑक्सीडेटिव phosphorylation. This process is known as oxidative phosphorylation. ओके, तो एटीपी बन गया। अब आपको पता है बिना एटीपी के सेल चलेगा नहीं, ठीक है। तो कितने 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 बहुत सारे ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं ना, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी भी इतने प्रेजेंस होगी। तो जहाँ पे एटीपी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल जहाँ पे भी होगा, जो भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टी जिसके अंदर प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर क्रिस्टी ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो उसके ऊपर ऑक्सीजोम्स भी ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ऑक्सीजोम ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो एटीपी का सिंथेसिस ज्यादा होगा, तो वो सेल कहलाएगा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। क्रिस्टी का नंबर ज्यादा होगा तो एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ओके, समझ में आया बच्चों? अब एक डिफरेंसेस देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? ओके, देयर इज डिफरेंस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लेकिन डिफरेंसेस प्रेजेंट है दोनों में। ओके, तो देखेंगे हम आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन हमने देखी थी, क्या है? स्मूथ है ना, वेवी नहीं है, और इसमें इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है। इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन। ओके, इसमें पोरेंस प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स पोरेंस, porins present and porins absent. No any porins are present in inner membrane. So because of presence of porins, outer membrane is permeable membrane. यह permeable membrane है, completely permeable membrane. और जो inner membrane है, inner membrane is selectively permeable. Selectively permeable. Okay, नो सच एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स नेग्लिजिबल होते हैं आउटर मेम्ब्रेन पे। आउटर मेम्ब्रेन पे कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, एंजाइम्स नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। और एंजाइम क्रिस्टी पे कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट? तो एटीपी सिंथेटेज, एटीपी सिंथेटेज। ओके, एटीपी सिंथेटेज तो प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे, लेकिन और भी एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम आते हैं, वो भी इनर मेम्ब्रेन इसमें ही प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स में भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहाँ पे, तो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के लिए। ओके, लेकिन सेल रेस्पिरेशन है, सेल रेस्पिरेशन कहाँ होगा? इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल रेस्पिरेशन। सेल में रेस्पिरेशन में इनर मेम्ब्रेन, जैसे मीजोसोम्स काम आती थी प्रोकैरियोट्स में, वैसे ही इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को हमने देख लिया है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, पावर हाउस ऑफ सेल है। आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन के स्टिकी शेप में इनफोल्डिंग्स करके स्ट्रक्चर अपना बनाती है। मैट्रिक्स प्रेजेंट है, मैट्रिक्स को कौन इनर मेम्ब्रेन डिवाइड करती है दो पार्ट्स में, एक पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में और एक मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट है। ओके, मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एलेबरेटली। यहाँ पे हमें इतना टीसीए साइकिल पर नहीं ध्यान देना है, हमें सिर्फ ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ना है और ऑर्गेनेली पे ध्यान देना है। ओके, और इनर मेम्ब्रेन ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं एटीपी सिंथेसिस के लिए।
ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारी होगी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं प्लास्टिड, सॉरी प्लास्टिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्लास्टिड्स को देखेंगे, फंक्शंस भी आपको समझ में आ गए होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे प्लास्टिड्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे नहीं होते हैं। ओके Plastids. What are plastids? Plastids are double membrane bound organelles whose function is synthesize and storage. Synthesis करेगा और store करेगा। ठीक है, ये है plastids के function। ओके, मिस्ट्री देखते हैं प्लास्टिड का किससे किससे कनेक्शन, कौन से साइंटिस्ट से। टर्म प्लास्टिड वॉज फर्स्ट गिवन बाय हैकल। हैकल ने टर्म दिया था प्लास्टिड। प्लास्टिड टर्म वाज गिवन बाय हैकल। ठीक है, शिपमर ने कॉइन किया था क्लोरोप्लास्टिड फॉर ग्रीन प्लास्टिड। ग्रीन प्लास्टिड जो ग्रीन कलर से रिलेटेड है उसे क्लोरो कहेगी। तो शिपमर ने क्या बोला था कि जो भी ग्रीन प्लास्टिड थे उनको नाम दिया क्लोरोप्लास्टिड। मेयर ने बोला था ऑटोप्लास्ट। मेयर टोल्ड प्लास्टिड एज ऑटोप्लास्ट। ऑटोप्लास्ट यानी जिसमें सिंथेसिस हो रहा है, अपने आप सिंथेसिस भी हो रहा है और स्टोरेज भी हो रहा है। ये क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था क्या बनेगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसकी रॉ मटेरियल होगी ऑक्सीजन के लिए। ऑटोप्लास्ट, ऑटोप्लास्ट मतलब वो अपने काम खुद कर सकते हैं ना। दिस इज ऑल्सो रिजेम्बलेंस विद क्लोरो प्रोटो प्रोकैरियोटिक सेल। और क्लोरोप्लास्ट नेम वाज गिवन बाय एरेरा। एरेरा ने नाम दिया था क्लोरोप्लास्ट। अब देख टाइप्स ऑफ plastids on the basis of presence or absence of pigment. Three types of plastids are found on the basis of presence or absence of pigment. देखते हैं कौन से हम टाइप्स ऑफ plastids. थ्री टाइप्स के प्लास्टिड्स प्रेजेंट है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट। Chromoplast. Chromoplast is the plastid which contains different types of pigment. different types के pigments present होते हैं। xanthophyll, carotene, है ना, xanthophyll, carotene, carotenoids, ये सारे pigments present होते हैं जिस वजह से हमें दिखता है प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, उनको प्लास्टिड्स की कोई जरूरत नहीं होती है। तो प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे। क्रोमोप्लास्ट, जो भी कलरफुल चीज दिखेगी प्लांट के ऊपर, दैट इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ओके, जैसे रेड कलर है टोमेटो का, रेड कलर है रेडिश का, कैरेट का, सॉरी कैरेट का रेड कलर है, ब्रिंजल का पर्पल कलर है। तो दैट ऑल कलर्स आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स इन देम। अलग अलग कलर के प्लास्टिड्स होंगे और जिस कलर का प्लास्टिड होगा, किस कलर का पिगमेंट इम्पार्ट करता है कलर को, वो पिगमेंट उस प्लास्टिड में प्रेजेंट होगा। तो क्रोमोप्लास्ट इज द प्लास्टिड। अब क्लोरोफिल इज एब्सेंट एंड जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसे कहते हैं हम क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल बेटा क्रोमोप्लास्ट में एब्सेंट होता है या नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर क्लोरोफिल एब्सेंट और नेग्लिजिबल। ग्रीन कलर का पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये पेटल्स में, फ्रूट्स में, राइपेंड फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होंगे। ओके, जैसे कि हम देखते हैं बाजार में जाएंगे, जो कच्चे टमाटर होते हैं वो पहले ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, जब वो पक जाते हैं तो येलोइश कलर के हो जाते हैं, थोड़े येलोइश कलर के, थोड़े रेड कलर के। रेड कलर के होंगे क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड्स मतलब जैसे ल्यूकोप्लास्ट में पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट में क्या है, कलरफुल प्लास्टिड्स, कलरफुल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, प्रेजेंट मोस्टली इन पेटल्स एंड पेरिकार्प, प्रेजेंट इन पेटल्स
एंड पेरिकार्प। रेड कलर ऑफ टोमेटो इज बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। रेड कलर मैंने आपको बताया कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट में, लाइकोपीन पिगमेंट। बिकॉज ऑफ लाइकोपीन कलर ऑफ टोमेटो इज रेड टोमेटो। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट। बेटा ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। ओके, कलरलेस। इसके अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। पिगमेंट इज एब्सेंट इन ल्यूकोप्लास्ट। पिगमेंट इज एब्सोल्युटली एब्सेंट इन ल्यूकोप्लास्ट। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है ओनली स्टोरेज करता है ये। इसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया है ल्यूकोप्लास्ट। क्या क्या स्टोरेज करता है और ये क्या स्टोरेज की बेसिस पे इनके क्या क्या नाम है, कौन से मटेरियल के स्टोरेज के बेसिस पे इनको अलग अलग नाम दे रखे हैं। ओके, अब फंक्शन हो गया इसका स्टोरेज। फंक्शन इज स्टोरेज। अब क्या क्या स्टोर करता है ये देखिए। अगर ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेगा तो उस ल्यूकोप्लास्ट को बोलेंगे हम एमाइलोप्लास्ट। ओके, इफ leucoplast if it stores starch, then the leucoplast is known as amyloplast. Okay, if leucoplast store proteins, अगर वो प्रोटीन्स को स्टोर करता है तो उसे कहेंगे एल्यूरोप्लास्ट। और अगर वो ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन्स हो गए, स्टार्च, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन्स, और अगर वो फैट्स एंड ऑयल को स्टोर करता है, फैट्स एंड ऑयल, तो ऐसे प्लास्टिड को कहेंगे इलेयोप्लास्ट। इलेयोप्लास्ट। ओके, तो स्टार्च, एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन्स, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलेयोप्लास्ट का फैट्स एंड ऑयल्स को। अब देख लीजिए फैट्स एंड ऑयल्स ज्यादा किस में प्रेजेंट होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इलेयोप्लास्ट होंगे। फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट है, शीशम है, तिल्ली है, ये सब जो है इसमें सबसे ज्यादा इलेयोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। फैट्स एंड ऑयल को स्टोर करके रखता है। प्रोटीन्स किस में है, पल्सेस है, दाल्स है, इन सब में एमाइलोप्लास्ट भर के हैं, क्योंकि स्टोरेज कहाँ होगा, एमाइलोप्लास्ट के अंदर होगा। इनके अंदर स्टार्च है, स्टार्च में एमाइलोप्लास्ट, जिसमें ज्यादा स्टार्च प्रेजेंट होगा, है ना, जैसे कि राइस है जिसमें स्टार्च ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर, उसके सेल के अंदर एमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, तभी तो स्टार्च वहां पे स्टोर होके रहेगा। तो ल्यूकोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल, ल्यूकोप्लास्ट फंक्शन ओनली इन द स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। ओके, जो भी स्टोर्ड फूड होता है वो वहां पे ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में हम मेनली पढ़ेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, चल नहीं रहा है, क्लोरोप्लास्ट। इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट कौन सा वाला, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर. अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन मीजोफिल लीव्स, मीजोफिल सेल्स ऑफ लीफ. लीफ के मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा. या फिर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, जो भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट होगा, क्लोरो मीन्स ग्रीन, वहां पे भर भर के क्लोरोप्लास्ट हमें मिलेंगे. ओके, क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे तो उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा. अब देखेंगे हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पे पाए जाते हैं. ओके, क्लोरोफिल पिगमेंट का काम क्या होता है, लाइट को कैप्चर करना. फंक्शंस में पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के कि क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पे क्या क्या फंक्शन करता है. ठीक है, तो फंक्शन क्या है इसका, सिंथेसिस एंड स्टोरेज. सिंथेसाइज भी करता है और स्टोरेज भी करता है. Okay, synthesis and storage is the function of chloroplast. Synthesis, photosynthesis, synthesis and storage. Storage is the function of, कुछ कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, वो भी देखेंगे. तो देख लिया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट. कौन से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट पढ़ लिया हमने. हमने देखा क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या था, ये प्लास्टिड है विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल एटसेट्रा. ठीक है, क्लोरोफिल आइदर एब्सेंट और वेरी लेस इन अमाउंट, ये भी मैंने आपको बोल दिया, या तो नेग्लिजिबल होता है या फिर प्रेजेंट नहीं होता है. क्रोमोप्लास्ट अकर मेनली इन पेरिकार्प एंड पेटल्स. पेटल्स और पेरिकार्प में प्रेजेंट होता है. पेटल्स रेड कलर के, पिंक कलर के, है ना, येलो कलर के पेटल्स होते हैं. तो दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट. Red color of chilies and tomatoes are red pigment lycopene of chromoplast. क्रोमोप्लास्ट के लाइकोपीन पिगमेंट की वजह से टमेटोज का कलर, चिली का कलर रेड इन कलर होता है. येलोइश ऑरेंज कलर ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन इज प्रीकर्सर, ये एक्स्ट्रा में है, ये पढ़ लीजिएगा. अब क्रोमोप्लास्ट also occur in petals, but color of petal are mainly due to water soluble pigment occur in sap, anthocyanin, blue, violet, red, anthocolor, yellow pigment. अब पेटल्स के अंदर होता है, लेकिन पेटल्स के अंदर मोस्टली जो सैप होता है, पेटल्स के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर सैप होता है, उसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसकी वजह से कलर प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा में है. बाकी क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट ये भी देख लेते हैं. ल्यूकोप्लास्ट दिस स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. स्टार्च है तो एमाइलोप्लास्ट. फैट्स एंड ऑयल को अगर स्टोर करेगा तो एलेवोप्लास्ट, हमने देख लिया. प्रोटीन को स्टोर करेगा तो एल्यूरोप्लास्ट. पिगमेंट एंड लैमिलर स्ट्रक्चर एब्सेंट. पिगमेंट इज एब्सेंट इन ल्यूकोप्लास्ट, मैंने आपको बता दिया है. नॉन ग्रीन और अंडरग्राउंड प्लांट सेल, जो अंडरग्राउंड प्लांट सेल्स होते हैं या नॉन ग्रीन होते हैं. नॉन ग्रीन क्यों होंगे, पिगमेंट प्रेजेंट ही नहीं होगा तो नॉन ग्रीन ही होंगे ये. ठीक है, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट. ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्लास्टिड्स हैव कॉमन ओरिजिन, ये हम पढ़ेंगे कि जब इंटर कन्वर्जन कैसे होता है उसके अंदर. ओके, अब इलेओप्लास्ट. इलेओप्लास्ट क्या करता है, इलेओप्लास्ट किसका स्टोरेज करता है, इलेओप्लास्ट स्टोरेज करता है, इटियोप्लास्ट. इटियोप्लास्ट है प्लास्टिड्स विदाउट पिगमेंट स्टोर फूड एंड लैमिलर स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस प्लास्टिड अकर इन इटियोलेटेड प्लांट्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट. ये सारा एक्स्ट्रा में बेटा. देखिए, हम इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड्स देख लेते हैं. अब जो प्लास्टिड है, ठीक है, प्लास्टिड क्या होता है बेटा, जो एल्यूरोप्लास्ट है, जो ल्यूकोप्लास्ट का पार्ट है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट. एल्यूरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट. लेकिन कोई भी ऐसा प्लास्टिड नहीं है जो ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाए. ल्यूकोप्लास्ट इज नॉन पिगमेंट कंटेनिंग, कोई पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए इसका इंटर कन्वर्जन नहीं होता है. लेकिन क्या होता है कि जो भी दूसरे प्लास्टिड्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरे प्लास्टिड्स के अंदर. ओके, तो हमारा था. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है. क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन द सेल. सबसे ज्यादा
बड़ी ऑर्गेनेली जो होती है वो सेल की क्लोरोप्लास्ट होती है. इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. एनिमल सेल के अंदर ये प्लास्टिड, ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है. मैक्सिमम इन नंबर इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा प्रेजेंट होता है ये. ठीक है. अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. ये स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है. अब देखिए, ये हमारा प्लांट सेल है. प्लांट सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. क्लोरोप्लास्ट को हमने एनलार्ज करके दिखाया तो हमारे पास में ये स्ट्रक्चर है. हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो जैसा था. ठीक है. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन बनाएंगे. ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है. आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन. ठीक है. आउटर मेम्ब्रेन में भी पोरेंस प्रेजेंट है, सेम टू सेम उसकी जैसे, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे. ठीक है. ये है इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन. ओके. ये है बीच का पार्ट, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ओके. अब जो इसका मैट्रिक्स का पार्ट है, मैट्रिक्स का पार्ट है, उसे कहेंगे हम स्ट्रोमा. जो हमने वहां पे मैट्रिक्स पढ़ा था उसे हम कहेंगे स्ट्रोमा. ठीक है. स्ट्रोमा के अंदर स्टेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. सिक्कों की तरह. ठीक है. सिक्कों का, सिक्के रखे हुए जैसे ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. इनको सबको इकट्ठा हम बोलेंगे ग्रेना, और इस एक पार्ट को हम कहेंगे थाइलाकॉइड. ओके. ये देखिए, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये यहाँ पे. ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे ग्रेना. ग्रेना. पूरी स्टेक को हम कहेंगे ग्रेना, और इसका जो एक पार्ट है जैसे एक सिक्का है इसे हम कहेंगे थाइलाकॉइड. दिस इज द थाइलाकॉइड. ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं के अंदर प्रेजेंट होती है पिगमेंट. जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है वो थाइलाकॉइड के अंदर ही प्रेजेंट होती है. जितने ज्यादा ग्रेना होंगे उतने ज्यादा थाइलाकॉइड्स होंगे, जितने ज्यादा थाइलाकॉइड्स होंगे क्लोरोफिल भी उतना ज्यादा ही प्रेजेंट होगा, और लाइट कैप्चरिंग पावर भी ज्यादा होगी, तो फूड का सिंथेसिस ज्यादा होगा. ओके. तो ये हो गया हमारा थाइलाकॉइड. एक्सटर्नल आउटर मेम्ब्रेन देख ली हमने, इनर मेम्ब्रेन देख ली हमने. इसकी मैट्रिक्स के अंदर ही, मतलब स्ट्रोमा के अंदर ये जो ग्रेना होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. इन कनेक्शंस को कहा गया है स्ट्रोमल लैमेली. इन कनेक्शन को कहा गया है स्ट्रोमल लैमेली. स्ट्रोमल लैमेली कनेक्ट्स थाइलाकॉइड टू थाइलाकॉइड, ग्रेना टू ग्रेना, ग्रेना टू अदर ग्रेना. इन ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रोमल लैमेली. और इसके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है, वही सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट, जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है. इसके अंदर एक डीएनए प्रेजेंट होगा. डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, 70s राइबोसोम्स. तो प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है. ठीक है. वो सेम टू सेम जैसा कि उसकी मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, इसकी स्ट्रोमा एरिया में सारे आरएनए, राइबोसोम्स और डीएनए प्रेजेंट होंगे. ओके. अब हम एक ग्रेना के स्ट्रक्चर को देखेंगे. ग्रेना के स्ट्रक्चर को देखेंगे, हमें पता है एक स्टेक की तरह प्रेजेंट होता है ग्रेना. ये है थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड.
इस पूरे को क्या बोल दिया हमने, ग्रेना। इस पूरे को ग्रेना बोल दिया। ग्रेना भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ओके, थाइलाकॉइड इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। एक को बोलेंगे हम थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड, ठीक है। अब ये ग्रेना दूसरे ग्रेना से इस तरह से जुड़ा होता है। ओके, इसे हम कहेंगे स्ट्रोमल लैमेली, स्ट्रोमल लैमेली। ओके, थाइलाकॉइड इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसी के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे ऐसे थाइलाकॉइड मिलकर एक ग्रेना बनाते हैं, बहुत सारे ग्रेना मिलकर एक क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं, ठीक है। इनके अंदर अपनी प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी प्रेजेंट होती है, जेनेटिक मटेरियल की मशीनरी प्रेजेंट होती है। ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहलाता है। ओके, ये भी कहाँ से इवॉल्व हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुआ है। इवोल्यूशन की थ्योरी हम पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे ये इवॉल्व हुए हैं। ओके, अब इसकी जो मेम्ब्रेन होती है थाइलाकॉइड की, उसे कहते हैं फ्रेट मेम्ब्रेन। ये फ्रेट मेम्ब्रेन के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। फ्रेट मेम्ब्रेन कंटेन्स क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। अब फंक्शन क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के, वो देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखेंगे हम कि फंक्शंस क्या क्या होता है, ठीक है। क्या फंक्शंस होता है क्लोरोप्लास्ट का, फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में भी बच्चों दो तरह के रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो दोनों में क्लोरोफिल की जरूरत होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रेना थाइलाकॉइड एज इट कंटेन्स पिगमेंट क्लोरोफिल। पिगमेंट क्लोरोफिल जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहीं पे लाइट रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये होता है, दिस इज प्रेजेंट इन, takes place in grana as it contains chlorophyll. क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, देखो बेटा, जैसे कि ना जब लाइट कैप्चर करता है क्लोरोफिल लाइट कैप्चर करके क्या करेगा, लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन करेगा। फॉस्फोराइलेशन वर्ड याद आ रहा है, फॉस्फोराइलेशन वर्ड हमने कहाँ यूज किया था, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। अब जब लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन होगा, लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस होगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बनेगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो लाइट रिएक्शन के अंदर जब क्लोरोफिल लाइट को कैप्चर करेगा तो क्या बनाएगा, एटीपी एंड NADPH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। उस प्रोसेस को कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसका, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे लाइट रिएक्शन कहाँ होती है। ओके, लाइट रिएक्शन वेयर डज इट हैपन्स, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेना में होती है। अगर पर्टिकुलर थाइलाकॉइड दे रखा है तो थाइलाकॉइड में कहेंगे। थाइलाकॉइड की फ्रेट मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा वहां पे लाइट रिएक्शन होगी, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ एटीपी। एटीपी प्रिपेयर हो गई, प्रिपेयर होने के बाद में वो कहाँ काम आएगी, डार्क रिएक्शन के अंदर। डार्क रिएक्शन के अंदर सिंथेसिस में काम आएगी। ओके, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन में होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन। तो क्या होगा, कैसे होगा ये, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH2 in the presence of light, in the presence of light,
इस प्रोसेस को कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे एटीपी बन गया, सामान बन गया सारा खाना बनाने का। ओके, मसाले सब तैयार है, यहाँ पे मसाले तैयार है। अब हमें क्या करना है कि हमें खाना बनाना है। खाना किस में बनेगा? डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन कहाँ टेक प्लेस करेगी? डार्क रिएक्शन बोलेगी स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर वो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डार्क रिएक्शन में काम आते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ शुगर इन स्ट्रोमा, सिंथेसिस ऑफ शुगर, glucose and storage of starch in the form of storage of starch। स्टार्च होगा डार्क रिएक्शन के अंदर। तो बेटा ये काम होता है क्लोरोप्लास्ट का। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि लाइट रिएक्शन में क्या करती है? एटीपी और NADPH2 बनाती है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। और हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, वहां पे होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और यहाँ पे होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। वो क्या था? ऑक्सीडेशन से बनेगा एटीपी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन से नहीं बनेगा। यहाँ पे लाइट कैप्चर करेगा क्लोरोफिल और फोटो की प्रेजेंस मतलब लाइट की प्रेजेंस में एटीपी और NADPH2 बनेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब हम आगे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है। दोनों सेम सिमिलैरिटीज भी देखेंगे एंड डिफरेंसेस भी देखेंगे। तो देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया वर्सेस भी देखेंगे और सिमिलैरिटीज भी देखेंगे। दोनों क्या होते हैं? दोनों यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। ओके, बोथ आर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। एक प्लांट सेल में तो दोनों होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन इन एनिमल सेल। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स क्या होता है। द माइटोकॉन्ड्रिया इज एन ऑर्गेनेल दैट हैज डबल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ क्रिस्टी। इसमें क्रिस्टी प्रेजेंट है, इसमें क्रिस्टी प्रेजेंट है। देखिए ये क्रिस्टी प्रेजेंट है, लेकिन क्रिस्टी इसमें नहीं प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड ग्रेना प्रेजेंट है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर क्रिस्टी प्रेजेंट है और इसके अंदर थाइलाकॉइड प्रेजेंट है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जो हमें फिजिकली हमें पता चलता है। और क्या डिफरेंस है? माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, सब में प्रेजेंट होता है, प्लांट में हो एनिमल में हो सब में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। अब प्रोड्यूस एटीपी, प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड स्टार्च। एटीपी से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी बनाता है और प्लास्टिड्स क्या करता है? ग्लूकोज और स्टार्च का स्टोरेज करता है। मेन फंक्शन क्या है? सेल रेस्पिरेशन, और मेन फंक्शन उसका क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया छोटा होता है, ठीक है, स्मॉलर इन साइज, एंड क्लोरोप्लास्ट बड़ा होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गई, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत छोटा साइज में होता है, इसलिए सेल में आसानी से नजर नहीं आता है। तो उसे देखने के लिए, उसे माइक्रोस्कोप में देखने के लिए उसे स्टेन करना पड़ता है। जिस स्टेन का नाम है जेनस ग्रीन, दैट इज अ वाइटल स्टेन। वाइटल स्टेन कहते हैं, जेनस ग्रीन नाम है उसका। और वही जो होता है, ये वाइटल स्टेन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को ही स्टेन, वो स्टेन से ही माइटोकॉन्ड्रिया आराम से उसमें विजिबल हो सकता है। ओके, अब पिगमेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया में पिगमेंट्स का कोई काम ही नहीं है। पिगमेंट्स आर एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया बट पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। विच पिगमेंट इज प्रेजेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है एंडोसिम्बायोन थ्योरी। व्हाट इज एंडोसिम्बायोन थ्योरी? एंडोसिम्बायोन थ्योरी, जैसे मैंने आपको बोला था, मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, है ना। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की। ये हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में पढ़ेंगे, कैसे ये इवॉल्व हुए थे, है ना, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ था। ठीक है, तो हम इस थ्योरी से समझेंगे, इस डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो था एंसेस्ट्रल सेल था, ठीक है, एंसेस्ट्रल सेल था प्रोकैरियोटिक जैसा। प्रोकैरियोटिक सेल एंसेस्ट्रल सेल था, उसके अंदर क्या था? डीएनए प्रेजेंट था और साइटोप्लाज्म। डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट था, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। धीरे धीरे जब इसका इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ? इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये देखिए मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ इनवेजिनेट होना शुरू हो गई। जिसको आउटर मेम्ब्रेन है, सेल बड़ा होने लगा साइज में, इसका सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो जो है कम होने लगा। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? इसको मेंटेन करने के लिए क्या हुआ?
जो सेल मेम्ब्रेन थी वो अंदर की तरह इनवेजिनेट हो गई। अंदर की तरह इनवेजिनेट होके क्या बना दी उन्होंने, एंडो मेम्ब्रेन्स बना दी। अंदर की तरह इन्वेजिनेट होकर एंडो मेम्ब्रेन अंदर आ गई तो एंडो मेम्ब्रेन बन गया। एंडो मेम्ब्रेन बनने के बाद में क्या हुआ, न्यूक्लियस जो था सेल का उसके चारों तरफ क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, इवोल्यूशन हो गया, सेल बड़ा हो गया। ठीक है, सेल बड़ा हो गया तो क्या हो गया, सेल को साइज अपनी उतनी रखनी है पर क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ाना है। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या कर दिया उसने, अपने आप को, अपनी मेम्ब्रेन्स को इन्वेजिनेट करना शुरू कर दिया। इन्वेजिनेट होने के बाद में क्या हुआ, इनफोल्ड होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया, न्यूक्लियर एनवेलप बन गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, कहीं से एक एरोबिक बैक्टीरिया आया। ठीक है, सेल के पास एनर्जी का कोई सोर्स नहीं था। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया आया, एरोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया, सेल के अंदर इन्वेजिनेट हो गया। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया क्या हुआ, सेल के अंदर किस तरह से इन्वेजिनेट हो गया। इन्वेजिनेट होके ये अपना यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने लगा। तो सेल ने कहा वाह भाई एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इस सेल को कहीं नहीं जाने देते हैं, इसके अंदर ही पड़े रहने देते हैं। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया आया, हेट्रोट्रॉफिक एरोबिक बैक्टीरिया आया सेल के अंदर, किस लिए आया, वो अपनी जगह के लिए आया, जगह बनाने के लिए आया। ठीक है, तो यहाँ पे वो एनर्जी का प्रोडक्शन करने लगा। तो सेल को एनर्जी चाहिए, सेल को चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए। सेल ने कहा एनर्जी मिल रही है, चलो बैठे रहो इधर ही। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, उस सेल को भी क्या मिल रहा था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसको कहते हैं, जहाँ पे बोथ आर होस्ट एंड गेस्ट बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। अब इसको तो मिल गई जगह रहने के लिए, इस बैक्टीरिया को तो, एरोबिक बैक्टीरिया को जगह मिल गई रहने के लिए, और सेल को क्या मिल गया, एनर्जी का सोर्स मिल गया, माइटोकॉन्ड्रिया इसका नाम पड़ गया आगे जाके। ठीक है, अब जब एनर्जी बनाने वाला मिल गया तब एक और बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आकर इसके अंदर एनगल्फ हो गया। कोई प्रूफ नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन इसको मान्य माना जाता है। ठीक है, वैलिड माना जाता है। ठीक है, नहीं तो कहाँ से हुआ, इवोल्यूशन ही हुआ है ना। ये बिल्कुल इनकी मशीनरी कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल की जैसी है। अब एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने भी ऐसे ही इसके अंदर पनाह ले ली। अब ये क्या करने लग गया, सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड का प्रोडक्शन करने लगे। फूड का प्रोडक्शन करने लगे तो सेल को तो आ गया मजा। सेल ने कहा कि अच्छी बात है भाई ना, हमको फूड का प्रोडक्शन करने वाला भी मिल गया और हमको एनर्जी प्रोवाइड करने वाला भी मिल गया। तो ये दोनों को एनगल्फ करके क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो एंसेस्टर, ये हो गया हमारा एंसेस्ट्रिक फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट। यूकैरियोट प्लास्टिड्स भी आ गए अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर आ गया। तो ऐसे इवॉल्व हुए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब बोलेंगे भाई इसका प्रूफ क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल से ही इवॉल्व हुए या बैक्टीरिया इसके अंदर घुसा था यूकैरियोटिक सेल के अंदर, क्या प्रूफ है इसका। ठीक है, तो इसके ये प्रूफ थे बेटा, एविडेंस ये थे एंडोसिम्बायोसिस के। ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही एंडो सिम्बायोसिस रिलेशन शो करता है। ठीक है, क्योंकि क्या थी इनकी जो मेम्ब्रेन थी वो डबल बाउंड थी, सेम टू सेम कैसी, जैसी बैक्टीरिया में होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है वैसी डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है, देख लिया हमने दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। और डिवीजन, डिवीजन कैसे होता है, ये भी बाइनरी फिशन करके डिवाइड होता है ना, सेल के अंदर ही डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। वैसे सेम टू सेम वैसे ही जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल्स थे जो वो जैसे डिवाइड करते थे वैसे ही डीएनए इनका कॉम्पोजिशन है, डीएनए प्रेजेंट है कैसे, सेम टू सेम कैसे है, सर्कुलर डीएनए इन दोनों के अंदर प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। राइबोसोम कैसा था, राइबोसोम का साइज कैसा था, 70s। 70s क्लोरोप्लास्ट में भी है, 70s माइटोकॉन्ड्रिया में भी है और 70s प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट था। और पोरिन्स, पोरिन्स का प्रेजेंट होना, ठीक है, उनकी सेल मेम्ब्रेन पे पोरिन्स प्रेजेंट थे, इनकी सेल मेम्ब्रेन पे भी पोरिन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन पोरिन्स वाला भी ऐड कर लीजिए। प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स also is the evidence that they are evolved from a prokaryotic cell। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप PYQs देख सकते हैं, PYQs में से कर सकते हैं, और कुछ मैं आपको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर ज़रूर उनको सॉल्व करिएगा। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चंस जितने करेंगे
लेक्चर अटेंड करने के बाद में आपसे आराम से होंगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, अगला लेक्चर हम देखेंगे न्यूक्लियस का, और सारी और भी जो बाकी है वो हम आगे लेक्चर में देखेंगे। ओके, बाय बाय।